Good afternoon. This is Amir Rahmat with IELTS in 24. आज का वीडियो जो है वो राइटिंग टास्क 2 पे है और ये वीडियो कम्प्लीटली उर्दू में होगा। उसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया में जो उर्दू अंडरस्टैंड करते हैं लोग, उनको कम्प्लीटली इस टास्क की समझ आए कि इसको कैसे अप्रोच करना है। और बहुत सारे ऐसे लोग और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्रोच किया है और वो चाहते थे कि हम उर्दू में इंस्ट्रक्शन दें, और लॉजिकली ये चीज़ थोड़ी सी समझ में भी आती है क्योंकि हमें यहाँ पे जब हम आइल्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश नहीं सिखानी, बल्कि हमें टेक्निक्स जो हैं उनको सिखाना है और उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड करवाना है, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या वो प्रोफेशनल लोग जो कि आइल्स में से कुछ स्पेसिफिक बैंड जो हैं वो लेना चाह रहे हैं एडमिशन्स के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर आइल्स रिक्वायर्ड है, तो वो इन टेक्निक्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज का वीडियो जो है वो राइटिंग टास्क 2 के बारे में है, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा जो है वो सोचते हैं कि ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क है, टास्क 2, जिसमें एसे राइटिंग आती है। आपको एक एसे लिखना होता है एटलीस्ट 250 वर्ड्स का। तो आज हम उसका आपको मार्किंग क्राइटेरिया बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपने उसको कैसे लिखना है। और बिलीव मी, आप गौर से इस वीडियो को देखें तो एट द एंड आप इसको बहुत इजी पाएंगे, इस वीडियो को और इस राइटिंग टास्क को, और आपको ये बहुत सिंपल और बहुत इजी लगेगा। आप 6 to 7 इजीली इस टेक्निक से ग्रैब कर सकेंगे। इवन कि अगर आप और ज़्यादा इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें और आने वाले नेक्स्ट मेरे वीडियोस आप देखें तो आप 8 बैंड तक भी जो है वो राइटिंग में ले सकते हैं टास्क 2 में, ऐसे राइटिंग में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस और देखते हैं कि राइटिंग टास्क 2 कैसे अचीव किया जाता है। ये तो स्टार्ट करते हैं राइटिंग टास्क 2 जो कि ऐसे राइटिंग है। और इससे पहले कि हम राइटिंग करना स्टार्ट करें या हम ऐसे राइटिंग को स्टार्ट करें प्रॉपरली, मैं आपको क्विकली जो है इसका मार्किंग क्राइटेरिया बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप ऐसे लिखने जा रहे हैं तो आपका ऐसे जो है वो किन बेसिस पे मार्क किया जाएगा, या उसको जो बैंड्स दिए जाएंगे आउट ऑफ 9 जो स्कोर दिया जाएगा वो किस बेस पे दिया जाएगा। तो आपको स्क्रीन पर 4 सामने ये नज़र आ रही हैं हेडिंग्स, और यही वो 4 हेडिंग्स हैं जिनकी बेस पे आपका ऐसे जो है उसको स्कोर या बैंड दिया जाएगा। तो पहली हेडिंग है जी टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स मीन्स के जो आपको टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आपने ऐसे लिखना है, आपने उसको अंडरस्टैंड भी किया है कि नहीं, और क्या आप उसी की रेलिवेंसी में या उसी के मुताबिक जो है आप ऐसे राइट कर रहे हैं। आप आउट ऑफ द टॉपिक तो नहीं जा रहे, आउट ऑफ द लाइंस तो नहीं जा रहे। तो 25% मार्क्स जो हैं, जो आपको 9 बैंड्स हैं उनमें से जितना भी स्कोर दिया जाएगा उसमें से 25% या चौथा हिस्सा जो है वो टास्क रिस्पॉन्स का होगा। सेकंड जो हेडिंग है हमारे पास वो है कोहेसिवनेस या कोहियन। इसको कोहियन और कोहेसिवनेस भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी कि आप जो बात कर रहे हैं पूरे ऐसे के अंदर, जो आपने शुरू से एंड तक जो लिखा है, क्या वो आपस में रिलेटिव भी है या नहीं। वो ऐसा तो नहीं है कहीं से आपने कान पकड़ लिया, कहीं से आपने नाक पकड़ लिया और वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो जो है वो उसकी कोई तरतीब नहीं है, कोई पैटर्न और कोई सीक्वेंस नहीं है। क्योंकि वो भी ये चीज़ भी देखी जाती है कि आप जो लिख रहे हैं क्या ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं, इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो उसके लिए प्रॉपर डिवाइसेस यूज़ होती हैं, मीन्स के उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ होते हैं जो आपकी राइटिंग की कोहेसिवनेस को या कोहिजन को जो है वो मेंटेन करते हैं और आपके ऐसे को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसके भी सेपरेटली 25% मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 9 जब आपके ऐसे को रेट किया जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आता है लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स मींस आपकी वोकैबुलरी, आपके वर्ड्स, आपकी रेंज ऑफ वर्ड्स के आपके पास कितनी वोकैबुलरी है, आपके पास वर्ड्स जो है लिखने की जो वैरायटी है वर्ड्स की वो कितनी है। क्योंकि ये भी चीज़ नोट की जाती है क्योंकि टॉपिक तो थ्रू आउट द ऐसे एक ही होता है, तो उसमें आपके पास एक वैरायटी ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, एक रेंज ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, ताकि आप रीडर को या जो आपका ऐसे चेक करेगा उसको इम्प्रेस कर सकें
कि आपके पास डिफरेंट वर्ड्स हैं और रेपिटेशन ऑफ जो वर्ड्स है, जो बार बार आप एक ही वर्ड जो है यूज़ करेंगे तो उससे आपके जो मार्क्स हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो 25% जो मार्क्स हैं वो आपकी वोकेबलरी के, आपके लेक्सिकल रिसोर्स के होते हैं। उसके बाद एट द एंड आ जाता है जी ग्रामेटिकल रेंज। ग्रामेटिकल रेंज जो है वो ऑफ कोर्स आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्पेलिंग्स ग्रामर के अंदर आते हैं, कितनी मिस्टेक्स हैं आपकी स्पेलिंग्स की, फिर आपके टेंसेस का यूज़ प्रॉपरली आपने किया है या नहीं किया, फिर उसके अलावा आपने जो सेंटेंसेस बनाए हैं वो किस टाइप के हैं, क्योंकि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक सिंपल सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, फिर कंपाउंड सेंटेंसेस हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। तो ये आपकी स्किल्स को और आपकी एबिलिटीज़ को शो करता है। तो आप जितना जो है वो आप एक अच्छा सेंटेंस और एक मल्टीपल क्लॉजेस का सेंटेंस यूज़ करेंगे जिसमें आपने 2-3 सेंटेंसेस को जोड़ के एक अच्छा लॉन्ग सेंटेंस आम जबान में कहने बनाया है, जिसको बेसिकली इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो आप जो है रीडर को अच्छा इंप्रेस कर सकते हैं और उसके अपने 25% मार्क्स हैं। तो ये वो क्राइटेरिया जिसकी बेस पर 100% मार्क्स बनते हैं और उसमें से फिर टोटल 9 जो बैंड है उसमें से आपको स्कोर दिया जाता है। अब हम क्विकली मूव करेंगे जी कि ऐसे को लिखना कैसे है। तो लेट्स गो गाइस, हम एक कोई भी टॉपिक जो है वो पिक कर लेते हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे जी। अभी राइटिंग टास्क 2 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने एक रैंडमली जो है एसे का टॉपिक जो है वो पिक किया है। इसी तरह से आपको जो रियल एग्ज़ाम है आइल्स का, उसमें जो राइटिंग का आएगा, आपको जब आपका राइटिंग का मॉड्यूल आएगा टेस्ट का, तो उसमें इसी तरह से आपको एक दिया जाएगा क्वेश्चन जिसमें टास्क 1 और टास्क 2 होंगे। तो टास्क 2 इसी तरह होगा कि जी उसके ऊपर लिखा होगा कि यू शुड स्पेंड अबाउट 40 मिनट्स ऑन दिस टास्क। इट्स अप टू यू, आपको सेपरेटली नहीं दिया जाता, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जब आपको टास्क 1 और टास्क 2 इकट्ठे दिए जाएंगे तो आपको 20 मिनट्स जो है टास्क 1 पे स्पेंड करने चाहिए, क्योंकि वो कंपैरेटिवली छोटा होता है लेंथ में और ईजियर कह लें आप। और जो ऐसे है ये 250 वर्ड्स का होता है, ये लेंथी होता है, इसलिए उसको रिकमेंडेड है कि आप ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड करें, 40 मिनट्स इस पर आप स्पेंड करें। अब वो कहता है जी कि राइट अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक। जो नीचे आपको एक टॉपिक दिया है, रैंडमली एक टॉपिक हमने पिक कर लिया है। तो ये टॉपिक है जी कि इन सम कल्चर्स चिल्ड्रन आर ऑफ्टन टोल्ड दैट दे कैन अचीव एनीथिंग इफ दे ट्राई हार्ड इनफ। अब ये टॉपिक, सबसे पहली चीज़ जो मैंने मार्किंग क्राइटेरिया में आपको बताई है कि आपने टास्क रिस्पॉन्स जो है वो फर्स्ट थिंग है। तो वो तभी टास्क रिस्पॉन्स आप अच्छा देंगे जब आप अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन चूज़ की है जिसमें वो कह रहा है कि कुछ कल्चर्स हैं जहाँ पे बच्चों को ये मोटिवेट किया जाता है कि आप अगर हार्ड वर्क करें बहुत ज़्यादा तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब उसका क्वेश्चन क्या है, नीचे उसने क्वेश्चन एक दिया है, अगर आप सेकंड लाइन देखें तो वो कहता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गिविंग चिल्ड्रन दिस मैसेज। जो आपको करना है कि आप पहले ये स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर लिया आपने कि बच्चों को मोटिवेट करना है जी आपने, कि बहुत मेहनत करेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर लेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्या ये मैसेज जो आप बच्चों को देंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? तो आपको ये दोनों चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। अंडरस्टैंड करने की बात है कि आपको इस ऐसे के अंदर बोथ जो है एडवांटेजेस प्लस आपको डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं और आपको इस पूरे ऐसे के अंदर इसी चीज़ को डिस्कस करना है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टास्क रिस्पॉन्स आपको इस पूरी हेडिंग के अंदर से मिल जाता है कि पहली बात पे टॉपिक को आपने एक्सप्लेन करना है, फिर आपने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं और एट द एंड वो कह रहा है जी गिव रीजंस फॉर योर आंसर and include any relevant examples from your own knowledge or experience। तो ये भी एक उसने शर्त रख, एक कंडीशन रख दी है बेटर बैंड्स एक्वायर करने के लिए कि आपने रीजंस भी देनी है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, जिसके अंदर आपकी कुछ रेलिवेंट एग्जांपल्स भी हों, वो भले आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से या आपने कुछ स्टडी की हुई है इस टॉपिक के बारे में, अगर आप जानते हैं आपके पास कुछ अपना नॉलेज है तो आप उससे एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन गाइस कि किस तरह से हम इस ऐसे को लिखेंगे। अब हम जो राइटिंग है ऐसे जो है वो उसको हम प्रॉपरली लिखना जो है वो शुरू करेंगे और जब हम ऐसे को लिखेंगे तो उससे पहले आपको 5 मिनट्स जो हैं वो इसकी प्लानिंग में देने हैं
ठीक है। और प्लानिंग में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए या आपके माइंड में एक सेट ऑर्गेनाइज पैटर्न होना चाहिए कि 4 आपने पैराग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग्स दे रहा हूँ, लेकिन याद रखें कि ये हेडिंग्स आपने रियल एग्जाम में जब ऐसे लिखेंगे तो देनी नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पहला जो पैराग्राफ है, ठीक है जी, तो पैराग्राफ 1 है वो आपका इंट्रोडक्शन है। आपने एक इंट्रोडक्शन जो है वो देना है सबसे पहले कि आप लिखने क्या जा रहे हैं ऐसे में। फिर जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपका डिटेल्ड पैराग्राफ 1 उसको हम कह लेते हैं, ठीक है जी, डिटेल 1। और जो थर्ड पैराग्राफ है वो आपकी डिटेल 2 है। और जो फोर्थ पैराग्राफ है वो आपका कंक्लूजन है, ठीक है जी। अब हर ऐसे टॉपिक जो है वो एक अपनी नेचर ऑफ डिटेल रखता है, ठीक है। ये ही सेम पैटर्न आप हर ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि टॉपिक अभी जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला है यही हर दफ़ा नहीं होगा। कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइप्स ऑफ जो है एसेज आपको आ सकते हैं। कुछ कोई और भी क्वेश्चन आपको या टॉपिक आ सकता है, उसकी डिटेल जो है वो डिफरेंट हो सकती है। वो हो सकता है उसमें वो आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ना पूछे, तो हम किसी और वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टाइल यही है, आपको 4 पैराग्राफ्स ही लिखने हैं, उसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने डिटेल लिखनी है, डिटेल 1 पैराग्राफ, डिटेल 2 पैराग्राफ, और फिर एंड पे आपने कंक्लूजन देना है, ठीक है। अब आपने अपने ऐसे को प्लान कैसे करना है, जो अदर इंपॉर्टेंट थिंग है। अब इंट्रोडक्शन जो है वो आपको पता है कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड ही आपका इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आपने अपने वर्ड्स में जो है, ठीक है जी, हम ऐसे कर लें इन ओन वर्ड्स आपने इंट्रो करना है। इसको हम रीस्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है जी, इसको हम रीस्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि जो टॉपिक दिया हुआ है उसको आप अपने वर्ड्स में जो है आप उसको रीस्टेट कर दें और उसको इंट्रोडक्शन को आप लिख दें कि ये टॉपिक एक्चुअली कहता क्या है और इसमें बताना क्या चाहते हैं आप, ठीक है। तो वो हम जब लिखेंगे तो आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिटेल 1 क्या है, डिटेल 1 क्योंकि आप जानते हैं कि इस ऐसे में हम बात करने जा रहे हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बच्चों को ये बताने के कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो हम ऐसे कर लेते हैं जी कि डिटेल 1 में हम एडवांटेजेस को मेंशन कर लेते हैं। उसमें आप अगर नोट करें टॉपिक को पीछे देखें तो उसमें उसने कोई मेंशन नहीं किया कि 2 एडवांटेजेस दें या 3 एडवांटेजेस दें। आप 2 एडवांटेजेस अगर आप लिख दें तो वो बेस्ट होगा, एक भी लिखेंगे तो वो समझ आ जाएगी, या मल्टीपल आप एडवांटेजेस भी अगर आप शॉर्टली एक्सप्लेन कर दें तो वो हेल्पफुल होगा। तो हम इसके अंदर जो है डिटेल 1 के अंदर एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, और डिटेल 2 जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है जिसमें हम सेकंड डिटेल है उसमें हम डिसएडवांटेजेस जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह डिसएडवांटेजेस भी हम कोई 2 या 3 डिसएडवांटेजेस जो है वो उनको हम मेंशन करेंगे। एंड पे कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा वो जो भी आपका माइंड सेट होगा, आपने प्लान किया होगा। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि हम हर चीज़ के जो है वो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होते हैं, तो हमें प्रॉपर गाइड करना चाहिए इस वे में बच्चों को। जब भी हम बच्चों की मोटिवेशन करें तो उनको जो है वो ट्रूथफुल या रियलिटी बेसिस मोटिवेशन देनी चाहिए। तो ये हम अपने कंक्लूजन में एंड पे लिखेंगे हम, ठीक है जी। तो ये हमारा पैटर्न है जिसकी बेस पे। और एक चीज़ अपने माइंड के अंदर आप रखें कि जब आप राइटिंग करते हैं तो आप ज़रूर एसेज, जो सैम्पल एसेज लिखे हुए हैं पहले से, वो ज़रूर पढ़ें, उनको ग्रैब, उनकी वोकैबुलरी ज़रूर ग्रैब करें, लेकिन कॉपी पेस्ट से प्लीज़ अवॉइड करें। आप अपना नेचुरल फ्लो यूज़ करें, जितना आप नेचुरली लिखेंगे उतने ही आपके चांसेस हैं कि आप अच्छा बैंड जो है वो ग्रैब करेंगे। अकेडमीज़ के अंदर आपको एक सेट पैटर्न दिया जाता है कि ये लाइन लिख लें, फिर उसके बाद ये वाली लाइन लिख लें, फिर ये वाले वर्ड्स यूज़ कर लें, ये वाली लाइन्स यूज़ कर लें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर उन अकेडमीज़ की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, प्लस आप अपना जो नेचुरल फ्लो है अपने वर्ड्स में लिखना उसको जो है वो सीखें, और ट्राई करें कि आपका अपना जो स्टाइल है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट स्टाइल में लिखेंगे, जैसा कि अकेडमीज़ में जो एक सेट पैटर्न में लिखा जाता है, तो अगर आपका लिखा हुआ ऐसे सेपरेट होगा, सबसे अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम जो है फर्दर जो प्रॉपर है ऐसे को लिखना स्टार्ट करेंगे।
कंटिन्यू करते हैं जी प्रॉपरली हम ऐसे राइटिंग। तो इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, मैं क्विकली बता दूं कि जो हमने डिटेल 2 लिखनी है उसकी एक छोटी सी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि डिटेल 1 जो है, जो हमने कहा था डिटेल 1, उसमें हमने प्लान किया कि हम एडवांटेजेस जो है वो मेंशन करेंगे। तो आपके पास अ कपल ऑफ एडवांटेजेस होने चाहिए ऑलरेडी। तो आप जो है वहाँ पे आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं जो आपने अपने सेकंड पैराग्राफ में लिखने हैं। तो नंबर 1 मेरे माइंड में जो इस वक्त आ रहा है कि जब आप बच्चों को ये बताएंगे कि आप हार्डवर्क करें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ के अंदर, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड हो जाएंगे। नंबर 1 हम लिख लेते हैं कि वो फोकस्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये उनका जो है एक एडवांटेज है कि बच्चे फोकस्ड हो जाएंगे। सेकेंडली, वो डिसीजन मेकिंग और हार्ड वर्क जो है वो उनकी लाइफ में आ जाएगा। ये उनकी रूटीन थ्रू और द लाइफ जो है सेकंड एडवांटेज है कि वो हार्ड वर्क करना सीख जाएंगे और डिसीजन मेकिंग करना वो सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 एडवांटेजेस हम प्रॉपर्ली इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आप प्लान कर लें कि जो आपने डिटेल 2 है उसमें हमने डिसएडवांटेजेस, हमें पता है कि हमने डिसाइड किया था कि हम डिटेल 2 जो पैराग्राफ नंबर 3 है जिसमें हमने सेकंड डिटेल लिखनी है वो डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम 2 डिसएडवांटेजेस भी लिख लेंगे कि अगर हम बच्चों को ये करा देंगे, उनके माइंड में ये बिठा देंगे कि वो हार्ड वर्क करेंगे तो वो जो है उनको कुछ भी अचीव करने में मुश्किल नहीं होगा। तो नंबर 1 ओवर कॉन्फिडेंस वो गेन कर सकते हैं, ठीक है जी। ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, वो कुछ बच्चे जो हैं वो फेलियर एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये काइंड ऑफ अपने माइंड में रखें। इसका क्या मतलब है? फेलियर एक्सेप्टेंस मींस कि अगर वो नहीं अचीव करेंगे तो वो जो है वो ट्रस्ट नहीं उनका बिल्ड होगा। हाँ, इसकी जगह पे अगर हम ये देखें, आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। ये मैं बड़ा रैंडमली ऐसे लिख रहा हूँ, बड़े नेचुरल वे में, इसमें कोई जो है प्रेपरेशन नहीं है। ऑलरेडी यही वे है कि एक रियल और नेचुरल ऐसे लिखने का। तो आप लॉस ऑफ ट्रस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है जी। लॉस ऑफ या लैक ऑफ ट्रस्ट कि पेरेंट्स ने तो कहा था जी कुछ भी अचीव कर लेंगे, लेकिन जब वो नहीं कर सकेंगे कुछ चीज़ें अचीव तो उनका ट्रस्ट जो है वो कम हो जाएगा पेरेंट्स पर या अपने एल्डर्स के ऊपर। तो ये सिर्फ हमने जो है एक प्लानिंग के तौर पर, आप ऐसा लेड पेंसिल से जो है पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, उस पर आप साइड पे कॉर्नर में ये प्लानर कर सकते हैं। लेकिन जब आप लिखेंगे ऐसे, तो जहाँ पे आप ऐसे लिख रहे होंगे वहाँ पे आपने ये नहीं लिखना, ठीक है। सेपरेट किसी शीट के ऊपर आप ये प्लानर लिख सकते हैं, इसके कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके ऐसे मार्किंग। तो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं, ये साइड पे पढ़ा रहे, ठीक है, ये लिखा हुआ, ताकि हम फोकस्ड रहे कि हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम रीस्टेटमेंट करेंगे जी कि हम स्टार्ट करते हैं नेचुरली। देयर आर सोसाइटीज, हम कल्चर्स की जगह पे एक वर्ड यूज करते हैं जी, देयर आर सोसाइटीज वेयर चिल्ड्रन are motivated for working hard, ठीक है जी। ये एक स्टेटमेंट हमने हाफ पोर्शन अपने वर्ड में लिख लिया है कि देयर आर सोसाइटीज वेयर चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड फॉर वर्किंग हार्ड, फॉर व्हाट, क्या करने के लिए, सो दैट, इधर एक कॉमा लिखें जी, आपकी ग्रामर बड़ी मैटर करती है, सो दैट they can be successful in every sphere। स्फीयर का मतलब आप आम उर्दू वर्ड में कहेंगे कि जिंदगी के हर कदम पर या हर जगह पर। तो यहाँ पे हमने एक बेटर वर्ड यूज किया है, स्फीयर। तो कैन बी सक्सेसफुल इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो हमने ये रीस्टेटमेंट जो है कर दिया है, ठीक है। आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल वे में मैंने लिखा है, इसमें कोई मैंने जो है प्रेपरेशन, डिक्शनरी, इधर उधर की वोकैबुलरी जो है मैंने नहीं डाली। एक सिंपल सा सेंटेंस है इंट्रोडक्शन का, देयर आर सोसाइटीज वेयर चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड फॉर वर्किंग हार्ड सो दैट दे कैन बी सक्सेसफुल इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। आप चाहें तो इसमें एडअप कर सकते हैं, बल्कि करना भी चाहिए, क्योंकि आपने 250 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है जिसमें आप मोटिवेशनल वर्ड्स लिख सकते हैं।
तो इसको हम आगे इसको इंट्रोडक्शन को रखेंगे ताकि हम ये बताएं कि हमने इस ऐसे के अंदर फर्दर करना क्या है। तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हाउएवर, उसके बाद हमें कॉमा डालेंगे जी। हाउएवर देयर आर सर्टेन benefits of putting this kind of motivation in their minds, and it could have some negative effects as well। ये आपका एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, पैराग्राफ नंबर 1, जिसकी बेस पे आपने आगे फर्दर अपने पूरे ऐसे को लेके चलना है। हम इसको क्विकली अरेज करते हैं ताकि हम डिटेल पैराग्राफ 1 के ऊपर जाएं, और आई होप कि आपको समझ आ रही है कि आपने किस तरह से चलना है। बिल्कुल नेचुरल फ्लो है, कोई इसमें हमने प्लानिंग कोई ऐसी नहीं की कि अच्छा हमने ये वर्ड्स यूज करना है, ये करना है, वो करना है। इसी तरह से आप सिंपल वर्ड्स में सिर्फ ख्याल रखें कि आपकी ग्रामर जो है, स्पेलिंग जो है वो ठीक रहे, उसमें कोई एरर ना आए। अब ये पैराग्राफ नंबर 1 था, और पैराग्राफ नंबर 2 हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करते हुए देखिए, अब कोहेसिव डिवाइसेस आपने गौर करना है कि जो कोहेसिव वर्ड्स मैंने कहा था, ठीक है, in first view of point, ये एक कोहेसिव डिवाइस है, इसको बोलते हैं जी कोहेसिव डिवाइस इन फर्स्ट व्यू ऑफ पॉइंट। उसके बाद कॉमा डालना जो है वो ना भूलें प्लीज। जब भी आप कोई कोहेसिव डिवाइस यूज करते हैं, जब कोहेसिव वर्ड यूज करते हैं, स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो कॉमा जरूर डालें। इन फर्स्ट व्यू ऑफ पॉइंट, when people encourage their children to put maximum efforts for achieving their academic or social milestones। अब देखें, ये मैं कोई इसमें जो है मैं फ्रेजेस जो है वो कनेक्ट नहीं कर रहा, सिंपली ये इटसेल्फ एक फ्लो बना देगा ये सेंटेंस। अब हमें पता है कि हमने 2 एडवांटेजेस डिस्कस किए थे। नंबर 1 फोकस्ड, और दूसरा था कि बच्चों में हार्डवर्क की एक रूटीन और हैबिट क्रिएट हो जाती है। तो हम इसके साथ ही वो लिख देंगे, ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस भी इटसेल्फ बन जाएगा। ठीक है जी, तो हम शुरू से एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमारा फ्लो जो है वो मेंटेन रहे। इन फर्स्ट व्यू ऑफ पॉइंट, व्हेन पीपल एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू पुट मैक्सिमम एफर्ट्स फॉर अचीविंग देयर एकेडमिक और सोशल माइलस्टोन्स, it creates a habit of working hard throughout their lives। सॉरी, ये मल्टीपल है, एक प्लूरल है, तो हम इसको लाइफ की बजाय lives लिखेंगे जी। ठीक है, hard throughout their lives as well as, ये देखें ये आपकी वोकैबुलरी है जी। सिंपली ये भी एक कोहेसिव डिवाइस है, एक कनेक्टिव डिवाइस है। as well as promoting self regulation and concentration। अब कुछ वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए जो आपको, जो रीडर को इम्प्रेस करे, आपको कुछ बैंड्स देने के लिए। ठीक है जी, तो हम कह रहे हैं एज वेल एज प्रोमोटिंग सेल्फ रेगुलेशन एंड कंसंट्रेशन, बीइंग फोकस्ड
on what they want to achieve। ठीक है जी, ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन अगर आप इसको एक फ्लो में पढ़ें तो आपको बहुत मज़ा आएगा, रीडर को भी बहुत मज़ा आएगा, और आप हो ही नहीं सकता कि वो आपको अच्छा बैंड या स्कोर ना दे। तो हम एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं क्विकली। इन फर्स्ट व्यू ऑफ पॉइंट, व्हेन पीपल एनकरेज देयर चिल्ड्रन to put maximum efforts for achieving their academic or social milestones, it creates ये देखिए, दोबारा पढ़ने का यही फायदा कि आप अपनी एरर्स को भी ग्रैब कर सकते हैं। creates a habit of working hard throughout their lives, as well as promoting self-regulation and concentration, being focused on what they want to achieve। That's it। अब क्योंकि वो कहता है कि आपको रीजंस भी देनी है और आपने एग्जाम्पल भी देनी है, तो अभी ये पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ, इसके एंड पे हम एक छोटी सी एग्जाम्पल देके इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, क्विकली कि होता क्या है। ठीक है, बाय डूइंग दिस, अब ये भी एक कनेक्टिव डिवाइस है। ठीक है, बाय डूइंग दिस चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल, फिर कोमा, are found specific and goal oriented in life। अभी हम एक एग्जाम्पल सेट करने लगे। ठीक है, कि होता क्या है। By doing this, children, for example, are found specific and goal-oriented in life, especially those who urge, हम वर्ड चेंज करते हैं जी, नीड हमने पहले भी यूज किया या वांट हमने पहले भी यूज किया, हम कहते हैं those who urge to get higher professional status। ठीक है जी, हम ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसमैन, professors and army officers etc। ये क्लोजअप है। इसके अंदर आपने रीजन भी बता दी है कि कैसे, क्यों ये एडवांटेज है, क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड होते हैं और उन्हें पता होता है कि हमने ये करना ही करना है, और उनकी एग्जांपल्स में बिजनेसमैन, प्रोफेसर्स और जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल ऐसे डिटेल पैराग्राफ डिटेल 1 थी और पैराग्राफ 2 था। तो इसी तरह से आपने डिटेल पैराग्राफ 2 लिखना है, जिसमें आपको पता है कि आपने 2 डिसएडवांटेजेस इसी तरह देने हैं। वो मैं लिखूंगा नहीं, वो आप खुद एक्सरसाइज के तौर पे आप करेंगे। ठीक है, मैं वो जो 3rd पैराग्राफ है डिटेल 2 डिसएडवांटेजेस वाली, वो आपको एज एन असाइनमेंट देता हूँ। आप खुद एक्सरसाइज करें, इसी पैटर्न पे आप लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। बस फर्क यह है कि वहां आपने एडवांटेजेस की बजाय आपने डिसएडवांटेजेस देने हैं, और एंड पे आपने कंक्लूजन लिखना है। तो जो आपका पैराग्राफ 4 है, आपने रियल टेस्ट में ऐसे हेडिंग नहीं साथ देनी। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पैराग्राफ 4 लिखने जा रहे हैं। हमने 3rd पैराग्राफ क्विट किया है, और 4th पैराग्राफ जो है वो कंक्लूजन का है। तो देर आर सर्टेन टाइप ऑफ एंडिंग अप सम ऐसे, लाइक हम जो कंक्लूसिव जो डिवाइसेस हैं या जो वर्ड्स हैं वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन कंक्लूजन, टू सम अप, टू रिकैपिचुलेट, टू समराइज, इन द एंड, इन शॉर्ट, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो हम फॉर एग्जांपल यूज करते हैं जी सिंपली रैंडमली, टू सम अप, और इसके बाद भी हम कॉमा डाल रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रोस एंड कॉन्स। ठीक हो गया। ऑल्दो डिपेंडिंग ऑन what
really needs to be escalated. Escalated का मतलब है किसी चीज को रेज अप करना, जैसे कोई इश्यू रेज किया जाता है. What really needs to be escalated for development of children in a sensible and wiser opinion, comma, never try to motivate चिल्ड्रन, प्यूपल्स और किड्स आप चेंज कर सकते हैं. मैंने ये तकरीबन सेकंड टाइम यूज कर लिया तो हम इसको कहते हैं नेवर ट्राई टू मोटिवेट प्यूपल्स ऑन फॉल्स ग्राउंड्स. फॉल्स ग्राउंड्स का मतलब है कि झूठी जो है वो आप मोटिवेशन ना दें, एनकरेजमेंट ना दें बच्चों को, बिकॉज it can spoil their lifestyle. However, positive motivation is always beneficial. दोनों चीज़ें हमने, क्योंकि हमने अपना कोई सजेशन नहीं देना, ये हमारा कंक्लूजन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. हमने कोई सजेशन नहीं थी देनी कि आप बच्चों को जो है वो मोटिवेट करें या ना करें, आप क्या करें. हमने दोनों को ही डिस्कस करना था, इसलिए आपके कंक्लूजन में दोनों चीज़ें हमने जो है वो कूजे में दरिया को बंद किया है. तो मैं इसको क्विकली पढ़ता हूँ. एक छोटा सा कंक्लूजन मैंने आपके सामने रखा है कि टू सम अप एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, although depending on what really needs to be escalated for development of children. In a sensible and wiser opinion, never try to motivate peoples on false grounds because it can spoil their lifestyle. However, positive motivation is always beneficial. It is always beneficial. So इसमें आपने दोनों चीज़ें कंक्लूजन में कवर करनी है, जिस तरह इंट्रो में आपने दोनों चीज़ें कवर की थी, और आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा. और आई होप कि थ्रू दिस नेचुरल वे आप इसको देखें बार बार और आप इसमें ग्रैब करें कि क्या कोहेसिव डिवाइसेस, क्या रेलेवेंसी है, क्या हमने टॉपिक को टच रखा है, हमने कुछ उसमें से मिस तो नहीं किया जो कुछ उसने आस्क किया था, जो पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर. और आई होप कि दिस विल बी इनफ for getting at least 6.5 to 7 bands. थर्ड पैराग्राफ खुद लिखने की कोशिश करें, और आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लिख के तो आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं फीडबैक के साथ, और आप कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट हासिल करें. टेक केयर, गुड बाय.